नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। एसए में लड़ाई चल रही है क्या? 160, 165, 250 में से लाया जा सकता है। हाँ, हम यूपीएससी मेंस की ही बात कर रहे हैं। और अगर आपका स्कोर 90, 100, 110 के फेर में फंस चुका है तो इससे निकलने की कोशिश करिए। कैसे मैं 150, 160 ला सकता हूं? जी, आया हुआ है, आप भी ला सकते हैं। आपको बहुत कुछ बदलना नहीं है। एसए को किंग मेकर सब्जेक्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर आपको बस स्ट्रैटेजी बनाकर बढ़िया फ्लो में लिखना आना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूं और क्यों लिख रहा हूं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आप 160 पा सकते हैं। इन तीन स्टेप्स में आप एसए को अपना बहुत अच्छा बना सकते हैं। आराम से सुनिए कि कैसे मैं एसए में अपने नंबर का क्वांटम लीप ले सकता हूं, एक बढ़िया जंप ले सकता हूं। सबसे पहली बात हम आपको बता दें, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आप बहुत क्लियर रहे। तो एक कोशिश की जा रही है कि हम स्टेप बाय स्टेप गाइड उन लोग के लिए बना रहे हैं जो लोग मेंस में यूपीएससी के एसए लिखना चाहते हैं, बढ़िया नंबर को बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरे जो लोग नया चालू भी करना चाहते हैं, आप भी सुनिएगा क्योंकि आपके लिए भी यही तीन चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला, हम आपको बताएंगे पहला टॉपिक जो आपको देखना है या पहली स्टेप जो हमारा पहला है। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और आप ये मान के बैठे मुझे 160 स्कोर करना है, तो आप तभी कर सकते हैं जब आपने वाइजली अपना टॉपिक चुना हो। वाइजली यू विल हैव टू सेलेक्ट द टॉपिक। आपको टॉपिक अपना बहुत वाइजली सेलेक्ट करना होगा, पहला। दूसरा, आपको कोशिश करनी होगी एग्जामिनर को ग्रास्प करने की, मतलब उसका अटेंशन ग्रास्प करने की। और तीसरा तीसरा आपको इनोवेशन कुछ दिखाने पड़ेंगे, तभी वो आपके पास रुकेगा एग्जामिनर, नहीं तो नहीं रुकेगा। इनोवेशन आप दो जगह बेहतर दिखाते हैं, एक तो हो गया इंट्रोडक्शन में और एक हो गया आपके कंक्लूजन में। अगर आप ये तीन स्टेप भी प्रैक्टिस करने लगे तो भी आप बेहतर कर सकते हैं। वाइजली सेलेक्ट योर टॉपिक। दूसरा, ग्रास्प आपको करना पड़ेगा एग्जामिनर का अटेंशन हर वक्त, मतलब वो कहीं उठे ही ना कुर्सी से। और तीसरा, आपको इनोवेशन आई और सी में लगाना होगा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में। कैसे करना है अब हम आपको बताने जा रहे हैं, पर उसके पहले हम आपको ये जरूर बता दें कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ हमारी क्लासेस में, तो हमारे बैचेस चालू हैं। सीएमसी का कोड लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। साथ ही में ऑप्शनल भी चालू हो गए हैं, तो आप ऑप्शनल में भी जुड़ सकते हैं। और इस बार आपके लिए हम लोग मेंस का भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें 2999 में आपको पूरा मेंस का कोर्स मिल रहा है। आप चाहें तो इसको मॉड्यूल वाइज भी ले सकते हैं, पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, या फिर आप ले सकते हैं अपना मेंस का एनरिचमेंट का पूरा प्रोग्राम, जहां पर आपको सब कुछ मेंस के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। खैर, हम आपको बता दें पहला स्टेप यही है कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो या जहां पे भी आप बैठे हो और आपको ऐसे लिखना चालू करना है, चार ऑप्शन आपके पास हैं। मैं अब क्या करूं? सबसे महत्वपूर्ण अब आपके अगले 10 मिनट होने वाले हैं, क्योंकि इन 10 मिनटों में आपको यह डिसाइड करना है कि मुझे आखिर कौन सा टॉपिक चुनना चाहिए। चूज द टॉपिक वेरी वाइजली। और ये बिल्कुल गलत है कि आप उस आसान टॉपिक को मत चुनिए क्योंकि उस पर दुनिया लिख रही होगी, ऐसा मत सोचिए। आपके अंदर ऐसा क्या है कि आप इस टॉपिक को चुन रहे हैं? पहला, हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश करेंगे। 2024 का पेपर देखेंगे तो उसमें आया था द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ माइंड, पहला टॉपिक। और उसी सेक्शन में दूसरा टॉपिक था देयर इज नॉट देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। ये दो टॉपिक आया था और ये दोनों टॉपिक सेक्शन ए में आया था। भाई, सेक्शन ए में 4 ऐसे हैं और सेक्शन बी में 4 ऐसे, मुझे उनमें से एक एक चुनना है। अब इन दोनों के बीच में भी अगर आप देखें तो यहां पे भी लोगों के डाइवर्सिटी मिलेगी। हम ये नहीं बोलेंगे कि पहला टॉपिक हर कोई लिख सकता है और दूसरा टॉपिक हर कोई लिख सकता है। तो कैसे मैं चुनूं? आप पहले अपने अंदर झांकिए, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। क्या आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं? क्या आप फिलॉसफी में जाना पसंद करते हैं? क्या आपको जर्नी में मजा आता है या डेस्टिनेशन मजा आता है? पहले पूछिए आप अपने आप से। जब आप अपने आप से पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि अगर मैं थोड़ा भी इमोशनल व्यक्ति हूं तो मुझे ये टॉपिक चुनने में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। कैसे, अभी बताते हैं। और अगर आप थोड़े लॉजिकल व्यक्ति हैं, साइंटिफिक व्यक्ति हैं, सोचने वाले व्यक्ति हैं, आप थोड़ा एनालिटिकल बात कर सकते हैं, आपके लिए देखिए साफ दिख रहा है कि पहले वाले टॉपिक पे आप बहुत कुछ लिख सकते थे, क्योंकि द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल श्योरली बी द फ्यूचर्स ऑफ माइंड। भाई, आज एआई की आप बात कर लीजिए या मशीन लैंग्वेज की बात कर लीजिए, हर किसी में तो यही है। तो क्या मुझे क्या देखना है? याद रखिएगा, इफ आई हैव टू चूज और सेलेक्ट अ टॉपिक ऑन विच आई वांट टू राइट डाउन, माय फर्स्ट थिंग इज
कैन आई मेक आउट एट लीस्ट 10 पैराग्राफ्स ऑफ द टॉपिक? क्या मैं 10 पैराग्राफ्स लिख पाऊंगा इस टॉपिक पे? क्या मैं 10 पैराग्राफ लिख पाऊंगा इस टॉपिक पे? अगर आपके मन में और जहन में आंसर आता है, इसका जवाब आता है कि हाँ लिख पाऊंगा 10 पैराग्राफ, तो आप इस टॉपिक को चुन सकते हैं। दूसरा, आपके बहुत निकट है टॉपिक, मतलब आप बहुत इस टॉपिक से पर्सनल फील करते हैं, एक पर्सनल अटैचमेंट है आपका इस टॉपिक से। हो सकता है आपका रिसर्च सब्जेक्ट हो सकता है आपने इसको बहुत बार पढ़ा हो सकता है आप इसके ऊपर बहुत चीज बोल सकते हो। तो आप ढूंढिए क्या मेरा इसका पर्सनल अटैचमेंट या टच है, अगर है तो लिखिए। तीसरा, क्या मेरे पास कुछ एक्स फैक्टर्स हैं जिसको मैं यहां पर यूज कर सकता हूं? क्या मेरे पास कोई डेटा है, कोई एनालिसिस है, कोई केस स्टडी, कोई एग्जांपल है जिसको मैं यूज कर सकता हूं? अगर हां, तो आपके टॉपिक के सिलेक्शन के 3 पैरामीटर्स बनते हैं। क्या मैं 10 पैराग्राफ निकाल सकता हूं? क्या मैं पर्सनल अटैच्ड हूं इस टॉपिक से? क्या मैं एक्स फैक्टर्स भी इसमें कुछ जानता हूं? अगर हां, तो ये टॉपिक आपके लिए बना हुआ है। तो जैसे हैप्पीनेस वाला जो टॉपिक है, मान लीजिए कि हैप्पीनेस इसका कोई पाथ नहीं होता है, हैप्पीनेस ही आपका असली पाथ होता है। देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द वे, देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस। अगर कोई व्यक्ति इमोशनल है, वो इन सब पे फिलोसफिकल चीजों में जा सकता है, आपके लिए टॉपिक बना है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, किंगडम की मैं बात कर सकता हूं कि माइंड का किंगडम कैसे होने वाला है, अगला फ्यूचर का किंगडम, तो आप उसमें जा सकते हैं। पर आपको पहले बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि मैं कहां लाई करता हूं। अगर आप सोसाइटल इश्यूज में बहुत अच्छे हैं तो आप सोसाइटी वाले मुद्दों पे ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा हूं, तो आप किसी भी लॉजिकल टेक्निकल बेस्ड टॉपिक में आप एंट्री कर सकते हैं। डिसाइड ऑन द फ्लोर देयर इटसेल्फ। टॉपिक सिलेक्शन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर अब यहीं से आपकी पूरी जो बेस आपका बन चुका है और पूरी आप आधारशिला यहीं से चालू करने वाले हैं। अगर टॉपिक ही गलत चुन लिया, आपके नेचर के विपरीत टॉपिक है, तो फिर आप लाख कोशिश करके भी नहीं लिख पाएंगे अच्छा ऐसे। आप लिखना चाहेंगे पर अंदर से इमोशंस नहीं आएंगे आपके। आई वॉन्ट यू टू इंट्रोस्पेक्ट कि मैं किस तरफ लाइक करता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं एक इमोशनल टॉपिक, फिलोसफिकल टॉपिक, या फिर मैं टेक्निकल टॉपिक्स में आगे हूं? आपको ये चुनना पड़ सकता है। देखिएगा, आप जहां चुनेंगे शायद वहीं पे आपके नंबर लाइक करते हैं। और ये मत सोचिएगा कि ये टॉपिक बहुत आसान है, सब लोग लिखने वाले हैं। प्लीज डोंट थिंक ऑन दीज लाइन्स, यू जस्ट चूज द टॉपिक। पहला स्टेप। आइए हम आपको दूसरे स्टेप में लेकर चलते हैं। दूसरा स्टेप है, आपको एग्जामिनर को हमेशा पकड़ के बैठाए रखना है, वो आपके एसे से हिल ना पाए, डुल ना पाए। ऐसा मैं क्या करूं? 3 टूल्स हम आपको देते हैं इसके लिए। पहले टूल का नाम है लिंकर्स, दूसरे का नाम है आपको शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखने, और तीसरे का नाम है एको। पहले हम आपको लिंकर्स बताते हैं क्या है। याद रखिएगा, जब आप एस्से में पैराग्राफ्स लिखते हैं तो ये आपके मन में है कि ये पैराग्राफ्स अलग अलग हैं। एग्जामिनर को ये बात नहीं पता है। मैं एग्जामिनर को कैसे ये बात समझाऊं? आप अपने पैराग्राफ के स्टार्टिंग में या एंड में जरूर कुछ ऐसा लिखें जिससे एग्जामिनर ये क्लियर हो जाए कि क्या है इस पैराग्राफ का औचित्य, क्या है इस पैराग्राफ का सही मतलब। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, एक टॉपिक पे बात हो रही थी, यहां पर हमने एक इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश की है। बाय द वे, ये हमारा ही एक एस्से है किसी जमाने का। हमने नीचे लिखना चालू किया कि हिस्ट्री इज द गाइड टू आवर फ्यूचर। जैसे ही मैंने लिखा हिस्ट्री इज द गाइड टू आवर फ्यूचर, एग्जामिनर के पास एक संकेत गया कि ये व्यक्ति आपका हिस्ट्री के ऊपर आगे लिखने वाला है पैराग्राफ। तो मतलब ये जो मेरा एनसुइंग पैराग्राफ है, इसमें कंफर्म हिस्ट्री की ही कुछ बातें होंगी। तो लिंकर्स का मतलब है जो पैराग्राफ के बीच में ट्रांजिशन आप करते हैं उसको स्मूथ कर दे और उसको फ्लो बना दे कि एग्जामिनर समझ जाए कि अच्छा मैं अब यहां से यहां जाने वाला हूं। तो उसके मन में पहले से ही कंफर्ट रहे कि क्या अब मैं पढ़ने वाला हूं, क्या ये इस टॉपिक से मेल खाने वाला है। आप पहले उसको क्लियर कर दीजिए कि हाँ मैं लिंक करके चल रहा हूं सारे पैराग्राफ्स को। आप खुद सोचिए कि जब एक वाटरफॉल होता है तो स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है, अगर वो सीधे ही ऐसे नीचे गिर जाए तो बहुत भयावह बन सकता है, पर जो स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है तो कितना खूबसूरत लगता है। स्टेप बाय स्टेप फ्लो आपको बनाना है। मैंने ये पैराग्राफ लिखा, फिर एक लिंकर लिखा ताकि एग्जामिनर के दिमाग में चला जाए कि मैं अब क्या लिखने वाला हूं। फिर मैंने दूसरा पैराग्राफ लिखा, फिर लिंकर लिखा, फिर थर्ड पैराग्राफ लिखा, और मैं फ्लो करता हुआ चला गया। इस लिंकर को आप सबसे बेहतरीन तरीके से कब लिख सकते हैं हम आपको बताएं। जब आप पूछते हैं कि सर क्या मैं कोट्स इस्तेमाल कर सकता हूं अपने एग्जाम में, बिल्कुल करिए। कोट्स आपके लिंकर्स बन सकते हैं, जो भी आप कोट्स यूज करना चाहते हैं वो लिंकर्स बन सकते हैं। आप यहां पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लिंकर के तौर पर कि क्या ये टॉपिक इससे संबंधित है, क्या यहां पे हो सकता है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप सिंपल सा कोई एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं।
आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये लिंकर्स मेरे पैराग्राफ को लिंक करने के लिए हैं, ताकि बीच का फ्लो टूटे नहीं और मैं फ्लो करता हुआ चला जाऊं। मुझे एग्जामिनर को जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करना है, परेशान नहीं करना है। अपने कोट्स को जो आप प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, याद करते हैं, उनको आप पैराग्राफ्स के बीच में लगाने की कोशिश करिए, ताकि ट्रांजिशन स्मूथ हो सके। ये था लिंकर। अब हम आपको बताते हैं एको के बारे में। एको मतलब होता है एग्जामिनर के मन में यह विश्वास दिलाना कि मैं हमेशा टॉपिक पर ही हूं। टॉपिक कुछ भी हो, आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि इस टॉपिक के बहुत सारे थीसिस होंगे, सब स्टेटमेंट्स होंगे। क्या मैं उन सब स्टेटमेंट्स को बार बार बोलकर एग्जामिनर को दिखाऊं कि हां देखो मैं टॉपिक पे ही हूं? जी हां, आपको करना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पैराग्राफ बढ़िया लिखा, ज्योग्राफी का, इतिहास का, इन्वायरमेंट का, फिलॉसफी का, इंटेग्रिटी का, पर उसके कुछ अंतिम लाइंस में मैंने बाद में क्या किया, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, 10, देखिए क्या लिखा है यहां पर, 10 द environment really understands or regains its importance when its sound or existence is threatened। टॉपिक ये था कि जब किसी की वॉइस कर्व की जाती है तब उसे पता चलता है वॉइस का मतलब। जब इन्वायरमेंट की वॉइस कर्व की जाती है तब पता चलता है इन्वायरमेंट को अपने वॉइस का मतलब। मैं चाहता तो इसको अवॉइड कर सकता था, पर मैंने जानबूझ के लिखा, एको किया कि वॉइस ऑफ द इन्वायरमेंट इज रियली फाउंड व्हेन द वॉइस ऑफ द इन्वायरमेंट इज थ्रेटेंड। जब कोई चीज डराई जाती है तभी वो पता चलती है। प्रेशर की कुकर जो सीटी होती है, आप दबाएंगे कुकर की सीटी, तब वही पता चलेगी कितना आवाज कर सकती है, तब उसको पता चलता है। तो ये एको होता है, मतलब हर पैराग्राफ के एक लास्ट की लाइन में ये लिख सकता हूं, 10 इंडीड, परहैप्स, देयरफॉर, हेंस, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि अच्छा ये इस टॉपिक पे ही है हमेशा। तो दूसरा चीज अपने दिमाग में सेट रखिएगा, द सेकंड स्टेप इज, मैं उसका कैसे अटेंशन अपनी तरह ग्रास्प करूं, मैं उसको कहीं जाने ही नहीं दे रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसी टॉपिक पे ही बना हुआ हूं, मैं कहीं और नहीं जा रहा, आप भी कहीं मत जाओ। कैसे नहीं जा रहा, लिंकर मैं यूज कर रहा हूं, मैं एको यूज कर रहा हूं, ताकि आप बार बार समझ सके कि मेरा हर एक पैराग्राफ इसी टॉपिक की तरफ इशारा कर रहा है। ये टॉपिक मेरा सेंट्रल थीसिस है और मैं अपने सेंट्रल सब स्टेटमेंट से इस सेंट्रल थीसिस को हिट कर रहा हूं। बस आप इतना कर दीजिए, बहुत है। और तीसरी एक चीज याद रखिएगा, पैराग्राफ्स को बड़े बड़े नहीं लिखने हैं। आप कोशिश करिए कि 60 से 70 शब्दों में एक पैराग्राफ को खत्म कर दें और एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया लिखें। तो 3 टूल हमें मिले, लिंकर, एको और शॉर्ट पैराग्राफ्स। शॉर्ट पैराग्राफ क्यों, बड़े पैराग्राफ में एग्जामिनर खो जाता है, भटक जाता है कि कहां चला गया मैं। आप उसको वापस लाने के लिए कोशिश करिए कि आप सिंपल छोटे छोटे पैराग्राफ लिखिए। छोटे का मतलब 20-30 लाइन नहीं, 60 से 70, 75, 80 तक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब 150-150 वर्ड्स का पैराग्राफ मत लिखिएगा, 120 का भी पैराग्राफ मत लिखिएगा। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपके बड़े हो सकते हैं, पर बीच के जो पैराग्राफ्स हैं उसको आप 60 से 70 वर्ड्स का लिखने का कोशिश करें। खैर, अब हम आपको बताने वाले हैं अगली चीज। अब अगली चीज में मेरा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत इनोवेटिव होना चाहिए। देखिए, आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं अपने घर में, तो पहला जो आमना सामना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहीं पे आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का सोचना होता है। मैं जितने अच्छे से पेश आऊंगा पहली बार में, वही मेरी छवि बन जाएगी एग्जामिनर के पास। एग्जामिनर मुझे मेरे शब्दों के माध्यम से ढूंढ रहा है। अगर आपने अपने शब्दों को बहुत अच्छे से लिखा है तो वो आपको बहुत अच्छा मानने लगा, अगर आपने अच्छे से नहीं लिखा तो अच्छा नहीं मानेगा। हम आपको बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है इंट्रोडक्शन और कैसे उसको पकड़ा जाता है। बहुत सारे तरीके होंगे, हम आपको बस एक तरीका दिखा रहे हैं। टॉपिक था मेरा, वी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर वॉइस ओनली व्हेन वी आर साइलेंस्ड। वी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर वॉइस ओनली व्हेन वी आर साइलेंस्ड। इसको लिखने के लिए हमें एक चीज तो पता चल चुकी थी कि मुझे कुछ ऐसा दिखाना है कि जब चुप कराया जाता तभी अपनी आवाज की अहमियत पता चलती है। अब देखिए हमने क्या लिखा है यहां पर, that Copernicus was silenced on going against the established nature of church, we realize the importance of our voices. That Socrates was forced to drink poison, we realized the importance of questioning. Perhaps when our voices are curbed, we get a glimpse of indispensability of our voices. This could be corroborated from our past times. ये तो बहुत छोटा हो गया, हम उसमें और लिखेंगे अभी। That when something is curbed again and again, a social awakening happens. That when a disaster takes place someplace or happens at some place, a social awakening takes place. मतलब मैं दिखा रहा हूं कि आप कितनी एक चीज को दबा रहे हैं और वो एकाएक फट सकती है, तब आपको उसकी अहमियत का पता चलता है।
आपको इनोवेट करना है, आपको सोचना होगा, आपको रियल लाइफ से सोचना होगा। आपके जितने आप पढ़े हैं आज तक, उसमें से निकालिए कि क्या ऐसी चीजें हैं जहां पर मैं किसी की वॉइस दबा रहा था। भारत को गुलाम बना के रखा गया इतने सालों तक, फिर जब भारत ने अपनी आवाज उठाई, आज देखिए आपके वॉइस की कितनी अहमियत है। आप इसरो को कितना सुनाया जाता था, वॉइस को कर्व कर दिया जाता था, आज इसरो की वॉइस हर कोई लेना चाहता है। इसका मतलब है जब वॉइस कर्व की जाती है किसी की, तभी उसको वॉइस का अहमियत पता चलता है। आपको इसको इनोवेट करके लिखना है अपने इंट्रोडक्शन में। और रही बात कंक्लूजन की, तो मैं इंट्रोडक्शन में अगर लिख रहा हूं कि भाई अगर ऐसा ऐसा एग्जांपल हुआ है और वॉइस कर्व करने से पता चला, तो अब मेरा धर्म है कि मैं कंक्लूजन में भी ऐसी ही कुछ बातें करूं। कंक्लूजन में मुझे इनोवेट कैसे करना है, मुझे एग्जामिनर को दिखाना है आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई थिंक वेरी हाई ऑफ यू, आई थिंक वेरी हाई ऑफ द सिस्टम। और वॉइस को अगर कहीं कर्व किया दिया जा रहा है, तो शायद वो एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर एक रियलाइजेशन में बदल सकता है जो एक प्रोटेस्ट चालू कर दे, एक रेवोल्यूशन चालू कर दे। तो मैं उसको दिखा रहा हूं इनोवेट करके कि देखो ये होने की संभावना है आगे भी। कैसे फ्यूचरिस्टिक एग्जांपल दिखाऊंगा? आप जितना साइंस टेक्नोलॉजी को दबाओगे, उतना साइंस टेक्नोलॉजी भागने लगेगा, उसको अपने वॉइस का पता चलेगा, वो भागने लगेगा। जितना आप एआई को दबाने की कोशिश करोगे, उतना वो भागने लगेगा। तो आप कर्ब मत करो, ये वॉइस है, आने दो, बदलाव है, आने दो, यू शुड नॉट कर्ब इट। और एक चीज याद रखिएगा, हर ऐसे में आपको ये दिखाना है कि इट्स अ कंप्लीट सर्कल। मतलब मैं अगर इंट्रोडक्शन से चालू करके सारे बॉडी पार्ट्स लिख चुका हूं इसके, तो वापस में कंक्लूड करते समय जरूर उसी चीज से एंड करिए जिससे आपने अपना इंट्रोडक्शन चालू किया था। जैसे मैंने सोक्रेट्स या कोपर्निकस से चालू किया, तो मैं अपने कंक्लूजन में ये लिखा, या लिखना चाहिए मुझे, कि सोक्रेट्स और कोपर्निकस तब अपनी आवाज को पहचान पाए जब उनकी आवाज को दबाया गया, या लोग उनकी आवाज को तब पहचान गए जब उनकी आवाज को दबाया गया। ऐसे ही बहुत सारी वॉइसेस आज भी दबाई जा रही हैं, और ना जाने कितने सोक्रेट्स और कोपर्निकस आज पैदा हो सकते हैं। तो आप इसको ऐसे करके एंड करिएगा कि जब आप वॉइस किसी की सप्रेस करते, तब उसके वॉइस का रियल वैल्यू पता चलता है। तो कई बार हम लोग ज्यादा सप्रेस कर देते कि वॉइस ही खत्म हो जाए। कई बार हम लोग शायद सप्रेस करते और अगला लगा रहे, तो एक नया प्रोटेस्ट, एक नया वे थ्रू आता है। तो एक याद रखिएगा कि आपका पूरा ऐसे एक पूरा ताना बाना है, ये पूरा एक सर्कल की तरह चलेगा। आपको कहीं भटकना नहीं, इसी सर्कल में ना, ऑलवेज ऑन द टॉपिक। अगर ये मेरी सेंट्रल थीसिस है जिसपे मुझे लिखना था, तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि हमेशा इसी पे आपको, हर बॉडी पार्ट आपका इसी पे फोकस करेगा, इस सेंट्रल थीसिस पे कहीं नहीं भटकना है आपको। अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो कर लेते हैं इस एसे में यूपीएससी के लिए, आई कैन टेल यू वट एवर योर स्कोर वॉज, कम से कम 30 से 40 नंबर वो बढ़ जाएगा। 30 से 40। हालांकि आई टेक मोर सेशंस जहां हम आपको इंट्रोडक्शन और ये सब अलग अलग तरीके बताएंगे, पर फिलहाल के लिए अगर आप ये 3 चीजों को फॉलो कर लें, तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं आप अपने एसे के मार्क्स में। और ये किंग मेकर सब्जेक्ट है, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट, जरूर कोशिश करिएगा। खैर, हम आपको एक दो चीजें और यहां बताना चाहेंगे, अगर आप सुने ध्यान से तो। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे पास मेंस का प्रोग्राम भी चल रहा है, और हम आपको ये भी बता दें कि हमारे पास कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि क्यूईपी भी इस बार हम लोग कर रहे हैं ऑप्शनल में। तो आप क्यूईपी में भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आप ऑप्शनल हमसे क्रैश कोर्स के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। हमारे प्लस आइकॉनिक कॉम्बो फीचर्स हैं, आप अगर कॉम्बो लेते हैं तो आपको दोनों चीज मिल जाती है, जीएस और ऑप्शनल दोनों मिल जाता है। और हमारे पास एक रैंकर सक्सेस प्रोग्राम भी है, 1 रुपए में आप रैंकर से भी सीख सकते हैं, आप सोचिए। एंड दे आर, एक पूरा शेड्यूल दिया हुआ है आपको कि आप सारा चीज कर सकते हैं। यहाँ पे रैंक 5 से लेकर रैंक 65 58 तक सब लोग आपको लेक्चर दे रहे हैं। फायदा उठाइए इन चीजों का, आपको बहुत फायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।